हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हमारा टीजीटी का जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो गया है। जो बचा है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ चैप्टर हैं, क्योंकि रीस्टोरेशन पीरियड तक हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। आप सारे वीडियोस देख लीजिए, आई गारंटी यू कि आपका जो लिटरेरी पोर्शन है वो 100% पूरा हो जाएगा। और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं वो हमने अपने खुद के नोट्स से तैयार किए गए हैं। तो आप नोट इन प्रैक्टिस सेट को देखकर पता लगा सकते हैं कि जो बताया गया है आपको पहले कि उसका स्तर क्या रहा होगा। तो प्रैक्टिस सेट में भी रेयर क्वेश्चन हैं और जो तैयार किए गए हैं वो आपके अपने खुद के नोट से। तो आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन द पोइम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये पोइम इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज की गई है? ऑप्शन है निकोलस रो, बेन जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, जिसको जॉन हेमिंगॉग और हेनरी कॉन्डल पब्लिश कराते हैं। तो इसके में एक प्रीफेस देते हैं, वो प्रीफेस का नाम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, और ये किसके द्वारा है? बेन जॉनसन द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट थिंक्स एंड फील्स इन द स्पिरिट ऑफ पैशन ऑफ मैन, बट पोइट्स डू नॉट राइट फॉर पोइट्स अलोन बट फॉर मैन। तो ये बात पोइट्स के बारे में किसने कही है? हु सेज दिस? ऑप्शन है W.H. ऑडन, T.S. एलियट, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो एज यू नो, जब प्रीफेस देते हैं लिरिकल बैलेड्स को, तो उस प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है अपने प्रीफेस में। क्वेश्चन है आपका, विच वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट परफॉर्म्ड प्ले? तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट परफॉर्म प्ले आपका हेनरी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, लव लेबर्स लॉस्ट या जूलियस सीजर, कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी वाला, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड। तो पार्ट सेकंड 1500 लगभग 92 में या थोड़े से पहले 91 में रहा होगा। इसी दौरान 92 में इस प्ले की सक्सेस के बाद ध्यान होगा कि रॉबर्ट ग्रीने ने एक डेरोगेटरी पंपलेट पब्लिश कराया था, आपको पता होगा, उसका नाम है ग्रोथ बर्थ ऑफ बिटी ब्राउट विद मिलियन रिपेंटेंस, शायद नीचे लिखा भी होगा हमने। तो ये पोस्ट ह्यूमस डेरोगेटरी पंपलेट है, इनकी मृत्यु के बाद ये आपका जो है पब्लिश होता है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने देते हैं गॉड्स बर्थ। ग्रोड्स का मतलब है यहाँ पर एक सिक्का जो 4 पेंस के बराबर होता है, इंग्लैंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपने यहाँ अगर भारत में कहें तो 4 आना, ग्रोड्स बर्थ ऑफ बिट्टी ब्राउट विद मिलियन रिपेंटेंस, इसका अर्थ है कि 4 आने भर की बुद्धि है और जो उसके लिए करोड़ों या लाखों गिलानी लेकर आई। तो ये इस पंपलेट जो कि ग्रीने की मृत्यु के बाद पब्लिश होता है, यही पंपलेट होता है 1592 में विलियम शेक्सपियर को एज ए प्ले राइट के रूप में सिद्ध कर देता है। उससे पहले विलियम शेक्सपियर फेमस नहीं थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 1592 में विलियम
शेक्सपियर फेमस हो जाते हैं इसी पंपलेट के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर रोट 3 रोमांसेस, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर? सिम्बेलिन, कोरियोलैनस, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। देखिए आपके जो बाद में छपे हैं, बाद में पब्लिश हुए हैं, इनके 4th पीरियड में, तो 4th पीरियड के सिम्बेलिन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट हैं, ये तीनों रोमांस हैं। जबकि कोरियोलैनस जो है ये आपका रोमन प्ले है। एंटोनियन क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और कोरियोलैनस ये आपके रोमन प्ले है। क्वेश्चन 5th है, व्हाट वॉज द फर्स्ट प्ले परफॉर्म्ड इन शेक्सपियर्स थिएटर? तो देखिए 1599 में शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर बनता है, शेक्सपियर का ही नहीं होता है, इसमें शेयर होल्डर होते हैं, हालांकि बर्बेज कंपनी वाले ही जो बनाते हैं इसको। तो जब ये ग्लोब थिएटर बनता है तो उसमें पहला प्ले कौन सा होता है, कौन सा खेला जाता है? तो ये है आपका जूलियस सीजर, हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 6 पार्ट सेकंड या लव लिफ्ट। तो ये है आपका जूलियस सीजर, क्योंकि जूलियस सीजर 1599 में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अच्छा, अगला है, विच ऑफ दीज प्लेज शेक्सपियर रोट इन द सेकेंड फेज ऑफ हिज कैरियर? तो यहाँ देखिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक शॉर्टकट विधि बताई है कि हाउ टू लर्न विलियम शेक्सपियर्स प्ले शॉर्टकट। तो हम शॉर्टकट में कैसे सीख लें? तो एक बार में फिर आप क्या करेंगे, उस शॉर्टकट विधि को सीख लेंगे तो आप बता देंगे कि कौन सा प्ले कौन से पीरियड में लिखा गया है। तो देखिए हैमलेट जो है ये आपका जानते हैं कि 1601 का है, और 1601 दर्शाता है आपका 3rd पीरियड। एज यू लाइक 1599 का है, ये आपका 2nd पीरियड दर्शाता है और ये आपका 3rd दर्शाता है। टेम्पेस्ट तो जानते हैं रोमांस है, ये आपका 4th पीरियड दर्शाता है, और मैकबेथ भी आपका जो है 1606 का है, क्योंकि याद रखेंगे इसको, तो ये भी आपका 3rd पीरियड का है। तो आपका यहाँ आंसर बनना है वो है ऑप्शन बी। देखिए एज यू लाइक इट आपके 2nd पीरियड का है। तो जरूर देखें उस वीडियो को जाके। विच ऑफ दीज पोइटिकल टाइप इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन? देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए, मैक्सिमम जो जेनर्स हैं वो आपके ग्रीक ओरिजिन के हैं, कुछ इटालियन हैं, कुछ फ्रेंच हैं। तो आपके लिरिक जो है और ओड जो है ये दोनों ही ग्रीक ओरिजिन है। बैलेट जो है आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड का ओरिजिन है, तो ये आपका बैठता है ब्रिटिश ओरिजिन। तो आपका ऑप्शन बैठेगा सी। और सोनेट जैसे कि आप जानते हैं जो पेट्रार्कन लिखे हैं इटालियन ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? चलिए पढ़ के देखते हैं। आप जानते हैं 2021 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नेचुरल है कि आप भी 2022 की जो टीजीटी है इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, डेस्क्रिप्टिव टाइप के, तो याद रखेंगे। तो पढ़ लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए ड्रामेटिक आर्ट। क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है? नहीं है भाई। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिक आर्ट फॉर्म है, ये ड्रामा का पार्ट नहीं है और ना ही ये ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है। तो आप इसको देख लें, एम.एच. अब्राहम में देख लें, ये पोइटिक फॉर्म है। ठीक है। इट इज कास्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एड्रेस टू ए साइलेंट लिसनर। हाँ, साइलेंट लिसनर के लिए एड्रेस फॉर्म में ही होती है, ये आपका सही है। अ सिंगल पर्सन हु इज क्लियरली नॉट द पोइट
अटर्स द स्पीच। हाँ बिल्कुल सही है, यही कारण है कि हम टिंटर्न एबे को ड्रामेटिक लिरिक कहते हैं, मोनोलॉग नहीं कहते। योर इमेज साइको एनालिसिस विदाउट द अदर ड्रामेटिक एडजेंट इन एंशिएंट एंड डायलॉग। तो योर इमेज नहीं है, ये दिस इमेज होगा। तो यहां पर जो साइको एनालिसिस प्रेजेंटेशन करता है, और जबकि ड्रामेटिक जो एंशिएंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कहें हैमर्स या डायलॉग या बहुत सारी चीज़ें, वो इसमें शामिल नहीं होती हैं क्योंकि ये मोनोलॉग होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, लेकिन हाँ ये साइको एनालिसिस इसमें होता है। तो आपका ऑप्शन हो गया। अब आपको बताना है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिलॉकी। देखिए सॉलिलॉकी इज एन एक्टर सीक्रेट थॉट। भाई ये तो सही है, सीक्रेट थॉट ही होते हैं। इट इज अटर्ड अलाउड ऑन द स्टेज टू acquaint द ऑडियंस विद व्हाट इज पासिंग इन हिज माइंड। हाँ ये भी सही है, ये स्टेज पर जोर से बुलवाया जाता है ताकि ऑडियंस जो है उसके इनर कन्फ्लिक्ट क्या है उसके बारे में, करैक्टर के बारे में जान सके। इट इज़ नॉट सपोज टू बी हर्ड बाई एनी वन। तो ये किसी से सुनने की सपोज नहीं की जाती है। अब आप कहेंगे कि इसको ऑडियंस तो सुनते हैं, देखिए सुनते जरूर हैं क्योंकि उन्हें सुनाया जाता है, ये एक टर्म है। लेकिन अगर किसी के मन की बात वो अपने खुद, जो आपकी सॉलिलॉकी होती है वो खुद से बातें करता है, वो किसी को सुनाता नहीं है, लेकिन ऑडियंस को उसके कन्फ्लिक्ट के बारे में पता लग सके तो इसलिए जोर जोर से बुलवाया जाता है। अब ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी सॉलिलॉकी की हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। इन द 18th century, literature in its widest sense, including the book, newspaper and magazines, became the chief instrument of nation's progress. Which of these magazines is not of 18th century? तो देखिए ये जो मैगजीन्स हैं, आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, क्लब हाउस, कॉफ़ी हाउसेस, ये बहुतों का उदय हुआ और बहुत सारी मैगजीन्स हुई। तो जो रिव्यू है ये आपकी मैगजीन है, और एडिनबर्ग रिव्यू है, टेटलर है और स्पेक्टेटर, ये तीन जो हैं ये आपकी 18th सेंचुरी की और शुरू के ही हैं। लेकिन जो एडिनबर्ग रिव्यू है ये आपकी 1802 के लगभग और 1900 तक रही है। ये आपकी रोमांटिक पीरियड की मैगजीन है, और यही मैगजीन है जिसने कीट्स को क्रिटिसाइज किया था, और कीट्स के साथ हैजलिट और अन्य जो आपके रोमांटिक पोइट रहे थे उसको इसी मैगजीन ने क्रिटिसाइज किया था। तो ये पीरियडिकल है जो आपका रोमांटिक पीरियड का है। बाकी जो तीन हैं 1, 2, 3 ये आपके 18th सेंचुरी के हैं। तो ये लिख रखा है, आपकी डेट है और किस किस ने इसको पब्लिश करते हैं वो देख लीजिए। तो इसके से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लेना। और वैसे इसको, इस पीरियड को रह गया है पढ़ाने को हिस्ट्री में, तो इसे पढ़ाएंगे। अब है एपिक थिएटर इज अ थिएट्रिकल मूवमेंट इन द अर्ली मिड 20th सेंचुरी इन जर्मनी। तो शुरुआती जो आपका 20th सेंचुरी का मिड है उस जर्मनी का, तो उसमें एपिक थिएटर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो आपको बताना है हु इज एसोसिएटेड विद एपिक थिएटर। हालांकि सबसे मेन नाम आता है इसमें बर्टोल्ट ब्रेख्त है, और फिर आता है अरविन पिस्केटर और एगस्टो बोल। ये तीनों ही एपिक थिएटर से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रश्न जो आएगा तो वो हमने तीनों नाम दे रखे हैं, लेकिन जो आएगा वो आएगा बर्टोल्ट ब्रेख्ते के नाम से। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये कहाँ का, यानी किस जगह का मूवमेंट है और किस सेंचुरी का मूवमेंट है।
ये 2-3 प्रश्न इससे बनेंगे और ये क्या है इसके बारे में आगे भी जानेंगे। Who defined the affective fallacy? The error of evaluating a poem by its effect, especially its emotional effect upon the reader. देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये बताती है कि किसी पोइम को उसकी सक्सेस और डिमोशन से इस बात पर तय करना कि इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के मन पर, यानी इवन टू उसके इमोशनली क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे जांचेंगे किसी पोइम को तो ये एक प्रकार से पोइम को गलत जांचना होगा। तो ये जो इसको कहा है अफेक्टिव फैलेसी, इसी को कहा है। इससे जो है पोइम का सही निर्णय जांच नहीं हो पाती, क्योंकि कोई पोइम जो है कई उद्देश्य से लिखी जाती है, जरूर नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ही पड़े। तो ये कौन कहता है? W.K. बिमसेट या मुनरो सी बेर्ट्सले या यूजीनियो वार्बरा या W.K. बिमसेट या मुनरो सी बेर्ट्सले। तो ये जो टर्म दी है अफेक्टिव फैलेसी, ये आपकी इन दोनों ने ही दी है। अगला प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी बैठता है, नोट कर लें। ब्रेख्ते ने जो एपिक थिएटर में एक इफेक्ट दिया था, तो उस इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। दिस इफेक्ट ब्रेख्ते सेड इज यूज्ड टू मेक फैमिलियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोशल रियलिटी सीम स्ट्रेंज, so as to prevent the emotional identification or involvement of the audience with the character and their actions in play is called। सार बता दे रहा हूँ कि स्टेज पर जो हमारे फैमिलियर एस्पेक्ट होते हैं, जो सोशल कंडीशंस होती हैं, तो उनको प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो पाएं, अपने आप को उससे अलग रखें, ताकि वो सही से क्रिटिसाइज कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है और किस सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है और इस सिचुएशन के पीछे जो है रीजन क्या है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ये आपका ऑप्शन है। इमोशनल इफेक्ट कहते हैं, एलाइनेशन इफेक्ट कहते हैं, या अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं, या एल्यूजन कहते हैं। तो ये है आपका एलाइनेशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं डिटेक्शन इफेक्ट, यानी कि अपने आप को अलग रखना। एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो कंपेयर करता है रोजालिन का। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपैट्रास मजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सेट लुक्रेशियास मोडेस्टी। तो ये फाइन एग्जाम्पल है किस फिगर ऑफ स्पीच का? एन एग्जाम्पलम का, इसमें उदाहरण दिया जाता है, एल्यूजन का या इल्यूजन का या एलेगरी का। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका एल्यूजन का, जिसका मतलब क्या होता है? रेफरेंस। और ऐसे रेफरेंस दिए जाते हैं जिसको जो ऑडियंस होते हैं, जो रीडर होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। भाई हेलन के बारे में, क्लियोपेट्रा के बारे में, या एटलांटा या लुक्रेशिया के बारे में सभी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन बी। तो ये पासिंग रेफरेंस हो गया। द फैमिलियर मोरल स्टोरी द फॉक्स एंड ग्रेप्स, द मॉडर्न टर्म सुगर ग्रेप्स ड्राइव फ्रॉम दिस मोरल स्टोरी इज एन पैरेबल है, फेबल है, एग्जाम्पलम है, एलेगरी है। ये चारों ही सिमिलर हैं और इसका जो ऑप्शन है वो आपका फेबल है, और स्पेशली बीस्ट फेबल की बात करते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए माइनर सा अंतर है। पैरेबल जो होती है वो आपकी नैतिक कथा होती है और इसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जाता है और इसमें कोई व्हीकल प्रयोग नहीं किया जाता, कोई माध्यम प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपने सुना होगा गोल्डन बोल,
गोल्डन बॉल सुना होगा आपने। इसमें बताया गया है कि कैसे जो शहरीमैन है वो ईमानदार विक्रेता होता है और जो उसके साथ लालची होता है तो कैसे ईमानदार को सफलता मिलती है, बेईमान हानि पड़ता है। तो इस नैतिक कहानी से हमें मिलती है। और जबकि फेबल जो होता है वो किसी व्हीकल के माध्यम से नैतिक कथा बताई जाती है, जैसे जानवरों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। अगर जानवरों के माध्यम से बताई जाती है तो उसको बीस्ट फेबल बोलते हैं। तो यही कारण है फॉक्स एंड द ग्रेप्स जो है आपकी फेबल है। और एग्जाम्पलम क्या है, एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम कहें आप स्टोरी रामचरितमानस की ले लें, जिसमें राम जी से सीता मांग करती हैं कि आप इस सोने के हिरण का शिकार करके लाइए। तो अगर हम उसी का उदाहरण दें, देखो भाई सोने का हिरण मत मांग करो, क्योंकि सोने के हिरण से बहुत ज़्यादा आफत आ गई थी रामचरितमानस में। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, बोले ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये एग्जाम्पल है। और एलेगरी का मतलब दृष्टांत होता है, जहां हम बहुत सारी चीज़ों को रेफरेंस दे करके, यानी कि किसी और सिंबॉलिक माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। When nature seems to impart her feelings and emotions to human beings, जब नेचर जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ जाती है, उनकी खुशियों में, उनकी दुखों में, तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये आपका एक पर्सोनिफिकेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होता। तो जब ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन फीलिंग्स में एंड सफरिंग्स में भाग लेना शुरू कर देती है, तब वो टर्म बनती है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी जिसको जॉन रस्किन ने दिया है। आस्क मी फॉर टुमारो यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तुम कल मेरे बारे में पूछोगे तो तुम मुझे एक ग्रेव मैन पाओगे। तो ग्रेव मैन का मतलब यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। एक है आपका गंभीर व्यक्ति और दूसरा है मरा हुआ व्यक्ति। जब एक ही दो अर्थ निकलेंगे, यानी कि कहीं अलग, मरने के अर्थ में ग्रेव निकलेगा और गंभीरता के अर्थ में गंभीर निकलेगा, तो इसमें इसको कहेंगे हम आपका प्ले ऑफ वर्ड्स, जिसको कहते हैं पन। तो आपका यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो आपका पन है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। द जज ट्राइड द केस एंड आल्सो ट्राइड लॉयर्स टेम्पर। तो यहां पर ट्राइड के दो अर्थ हैं, तो इसलिए जो जिसके दो अर्थ निकलते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं, वो पन था। यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिलेप्सिस है। क्या है, सिलेप्सिस है, जिसका अर्थ होता है रूपक, रूपक नहीं यमक होता है। जिसे कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर ट्राइड केस का मतलब है एक, अगर केस के संबंध करोगे तो जांचने का तो यहाँ पर दो अर्थ हो गए। एक हो गया केस को जांचना, दूसरा उसके टेम्पर को जांचना। और अगला है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। आई डू नॉट वांट टू गो डॉक्टर, आई वांट डाई ए नेचुरल डेथ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता और मुझे अपनी नेचुरल डेथ मरना है। तो ऐसे में क्या बनेगा, तो देखिए जुगमा, इनुएंडो और सिलेप्सिस। तो इनुएंडो होता है, इनुएंडो का मतलब होता है आपका घुमा फिरा कर बात करना, या कह सकते हो इशारे इशारे में बात करना। अब क्या मतलब हुआ कहने का, बोले मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि डॉक्टर जो है कत्ल कर देते हैं, लूट। अब यहाँ पर कह सकते हो डॉक्टर लूट लेते हैं या जानबूझ के मार देते हैं। तो ये इशारों में बात करना है, तो इसको इनुएंडो बोलते हैं। तो डबल मीनिंग वो टॉक इसका मतलब होता है, या ऑब्लिक्यू हिंट, यानी कि इशारे में कहना होता है अस्पष्ट संकेत द्वारा। फिगर ऑफ स्पीच बताना है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये कीट्स की रचना है। तो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, सिलेप्सिस, कैसमस या
एंटीथेसिस। यहाँ पर ब्यूटी बाद में शुरू में है, यहाँ पर पहले है, और यहाँ पर देखिए। तो ऐसे में ये क्रिस क्रॉस जैसी स्थिति हो जाती है, और जब क्रिस क्रॉस की स्थिति होती है तो ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच बनता है कैसमस। ठीक है, क्या बनता है? कैसमस। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ शिलिंग अ डे। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमैक्स, आयरोनी, एंटी क्लाइमैक्स या मेटोनमी। तो देखिए, पहले तो ग्लोरी के लिए लड़ता है, फिर एक शिलिंग अ डे के लिए, बहुत कम पैसे के लिए बात उठाई और अचानक बात गिरा दी, तो ऐसे में हम बोलेंगे एंटी क्लाइमैक्स। सी ऑप्शन होगा। ये बताना है, इन 18th सेंचुरी लिटरेचर अनफॉर्चुनेट यूनियन ऑफ पॉलिटिक्स विद लिटरेचर गेव बर्थ टू। देखिए, जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो आप जानते हैं ये एज ऑफ प्रोज कहलाती है। तो यहाँ पर 3 टेंडेंसी आती हैं। एक आती है रियलिस्टिक, और दूसरी आती है ज्यों का त्यों कहना, जिसको बोलते हैं फॉर्मलिज्म, और तीसरी आती है सटायर। और सटायर का जन्म कब होता है? जब पॉलिटिकल जो जानकारी होती है पॉलिटिक्स की, और उसको जब लिटरेचर में मिला दिया जाता है। आज भी देख रहे होंगे कि जितने भी सटायर बन रहे हैं वो पॉलिटिकल सटायर ज़्यादा हैं। तो ये सटायर तब बनता है जब पॉलिटिकल लिटरेचर मिल जाती है। तो आपका बी ऑप्शन है। ये W.J. लॉन्ग पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत क्लियरली उसमें बात दी गई है। लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी बी नोट 3 मार्क टेंडेंसीज। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं भाई अभी। विच वन इज नॉट द टेंडेंसी ऑफ द एज? टेंडेंसी ऑफ द रियलिज्म इन सब्जेक्ट मैटर, ये 18th सेंचुरी की टेंडेंसी है। द टेंडेंसी ऑफ पॉलिश एंड रिफाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी है। द प्रिवेलेंस ऑफ सटायर, यानी कि सटायर का बहुत ज़्यादा प्रयोग, ये भी है। और फुल ऑफ फायर, फाइन फीलिंग, एंथुसिज्म एंड इमेजिनेशन, ये जो चारों बातें हैं ये आपकी एलिजाबेथन एज की है। तो आपका डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। और ये चारों बातें ना तो फुल ऑफ फायर है, एंथुसिज्म तो है ही नहीं इस एज में, इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपकी आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा है। Why is 18th century also called the age of reason और द एज ऑफ गुड सेंस? देखिए, 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीजन ही कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ तार्किक पे बात होती थी। तो इन एवरी मैटर मैन शुड अप्लाई ओन रीजन एंड कॉमन सेंस, ये सही बात है, हर एक में लगाता था। पीपल बिगिन टू थिंक दैट अनड्यू रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी ऑफ द एंशिएंट वॉज ग्रेट सोर्स ऑफ एरर। अब इसका ये बात कहाँ से आ गई? देखिए, इस बात का जन्म होता है, इस बात का बहुत ध्यान सुनना, पोप रहे हों, स्विफ्ट रहे हों, या दूसरे आपके अदर राइटर रहे हों, शुरुआत की बात कर रहे हैं, अर्ली 50 ईयर्स कहेंगे हम, यानी कि कहेंगे अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो उन्होंने एंशिएंट राइटर्स को फॉलो करना शुरू किया, तो इससे आर्टिफिशियलिटी आ गई, बनावटीपन आ गया। तो फिर इस बात को बाद के जॉनसन ने नकार दिया। तो उन्होंने कहा पीपल बिगिन टू थिंक अनड्यू रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी ऑफ द एंशिएंट वॉज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एरर। तो ये दोनों बातें ही आपकी एज ऑफ रीजन बनाती हैं। तो एज ऑफ रीजन 45 के बाद आता है, 1845 के बाद, जिसको डॉक्टर जॉनसन की एज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। हु अमॉन्ग दीज वॉज नॉट रेनेसां राइटर? इनको तलाशिए, पढ़ लीजिए। विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो और सर टॉमस मैलोरी। तो ये आपको सारे के सारे रेनेसां राइटर लगेंगे। देखिए, ये सारे राइटर एलिजाबेथन एज के हैं, लेकिन जो टॉमस मैलोरी हैं, तो ये जो है आपके ये 15th सेंचुरी मिडिल एज के हैं, ये मिडिल एज के राइटर हैं, टॉमस मैलोरी। अगला है, रेनेसां इज एन फ्रेंच वर्ड, इटालियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, स्पेनिश वर्ड।
तो कौन सा शब्द है? तो ये बात ध्यान रखें कि इटली में ज़रूर रेनेसां की शुरुआत होती है, लेकिन जो रेनेसां शब्द है वो फ्रेंच का है। कंफ्यूज ना हो, ये शब्द जो है ये फ्रेंच का है, और ग्रीक वर्ड नहीं है, स्पेनिश नहीं है, लेकिन इटली में इसको क्या गया, पहले तो ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन है आपका ए, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए क्या है, फ्रेंच वर्ड रेनेसां जो है ये करस्पॉन्डिंग किया गया है रेनेसीमेंटो इन इटालियन। तो रेनेसीमेंटो जो है ये आपका इटालियन शब्द है, और रेनेसां जो शब्द है ये आपका फ्रेंच शब्द है, ध्यान रखेंगे। और द प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस थ्रू ड्रामेटिक आर्ट इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि ड्रामा की कई टर्म होती हैं, जिसमें कैथारसिस है, हामेर्सिया है, पेरिपेसिया है, कैटास्ट्रॉफी है। क्या है इनके अर्थ? अगर इनके अर्थ जान लेंगे आप तो नेचुरल है कि इसको जो है आप समझ लेंगे। कैथारसिस क्या होता है? जब हम ड्रामा को देख करके ये पहचान लेते हैं कि अगर हमने ऐसा किया, ये गलतियां की, अगर इस प्रोटोगनिस्ट की तरह हमने गलतियां की तो हमारा भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो जब प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस, तो इस प्रकार हमारी जो इमोशंस हैं उसमें शुद्धता आ जाती है उस ड्रामेटिक आर्ट के द्वारा। तो ये टर्म बनती है आपकी कैथारसिस। तो ऑप्शन ए हो गया। हैमर्सिया क्या है? देखिए आप जानते हैं कि हैमर्सिया जो शब्द है वो आपका एरर इन, जिसमें जो कह सकते हैं हीरो के प्रोटैगनिस्ट के करैक्टर में एक एरर होती है, उसे हम हैमर्सिया बोलते हैं। पेरिपेसिया जो होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है, और कैटास्ट्रॉफी जो होता है वो ट्रेजेडी का लास्ट पार्ट होता है। देयर इज डिविनिटी दैट शेप अपर एंड्स, रफ ह्यू them how be bill, these lines have been taken from the play। ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से लाइन ली गई हैं। आपको बताना किस प्ले की है? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर या ओथेलो? पता लग गया होगा, अर्थ बता दे रहे हैं। देखिए रेफरेंस क्या है इसका, कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जब पहले तो ये एक्ट 5 का सीन सेकंड है, लास्ट में ही है। हैमलेट होरेशियो अपने मित्र को बताता है कि उसने बहुत सारी परेशानियां झेली जब वो इंग्लैंड की यात्रा पर था, कैसे मां मुश्किल से बचा पड़ा था, क्योंकि क्लॉडियस उसको मारने के लिए 2 लोग भेजता है। तो यहाँ पर कहता है, हैमलेट कहता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं, तो कभी कभी हमारे मूर्खतापूर्ण जो कार्य होते हैं वो तो लाभकारी सिद्ध हो जाते हैं, और जबकि हमारी जो योजनाएं होती हैं, जिनको हम सुनियोजित योजनाएं कहते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। तब कहता है देयर इज ए डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। बोले कोई दिव्य शक्ति है जो हमारे भाग्य को नियंत्रण किए हुए है। रफ ह्यू देम हाउ बी बिल। रफ ह्यू का मतलब है चाहे उन्हें हम अपने अकुशल कार्यों से, उल्टे सीधे कार्यों से, चाहे कोई भी रूप प्रदान करने की कोशिश करें, होगा वही जो राम रच राखा। ये कहने का मतलब है। What is the meaning of the term tragic flaw as used in tragedy? तो ट्रेजिक फिला का क्या मतलब है जो कि ट्रेजिडी में होता है। इसमें हम सारे देखिए, ये क्वेश्चन 2 है, 3rd है, हमने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। तो बताना है ट्रेजिक फिला क्या है। हीरो क्वालिटी इन द करेक्टर ऑफ द प्रोटोगनिस्ट नहीं है, हीरो क्वालिटी नहीं है। अ वीकनेस इन द करेक्टर ऑफ अ प्रोटोगनिस्ट, ये सही है। प्रोटोगनिस्ट के करेक्टर में एक वीकनेस होती है, उसको हम ट्रेजिक फिला बोलते हैं। अ सिंप्लिसिटी इन द करेक्टर ऑफ प्रोटोगनिस्ट, ये नहीं है, और डी तो होगा नहीं। अब आप देख जानकारी लीजिए, ये नोट कर लेना जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन तो बी है, लेकिन देखिए अगर हम हैमलेट की बात करें तो नोबल इनेक्शन या एक्सेसिव डिले या
प्रोक्रेस्टिनेशन, जानबूझ कर बहुत देरी करना, टालम मटोल करना, ये हैमलेट के करैक्टर की जो है वीकनेस है। ओथेलो जो है वो काफ़ी ज्वेलियस है और ये कह सकते हैं उस पर अपने आप पर विश्वास नहीं है और टू नोबल है वो। मैकबेथ है जो ओवर एम्बिशन है, उसकी ओवर एम्बिशन ही उसका डाउनफॉल लाती है। किंग लियर ईगो है, हमेशा अपने आप को खुश रखने की सोचता है, जो उसने कहा भाई सही है। और रोमियो जो है रेकलेस पैशन इन लव, तो ये इनके डाउनफॉल के कारण बनते हैं, ये इनके जो है करैक्टर की वीकनेस है। क्वेश्चन 30 है, हाउ मैनी सुसाइड ऑकर्स इन शेक्सपियर्स प्ले? 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स और 13 टाइम्स? ये आंसर है आपका डी, 13 बार, 13 टाइम्स जो होती हैं वो सुसाइड होती हैं। नीचे लिस्ट लगा रखी है, आप देख लें किस में क्या हुआ है। ब्रूटस, जूलियस सीजर में कैसियस, क्लियोपेट्रा, चार्मिया, गोनेरेल, जूलियट रोमी जूलियट में, लेडी मैकबेथ, ऑफेलिया, ओथेलो, मार्क एंटोनी, पोर्सिया जो कि जूलियस सीजर की हीरोइन है, ब्रूटस की वाइफ है, रोमियो और टाइमन ऑफ एथेंस के, ये 13 जो करैक्टर हैं ये सुसाइड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा तो इसलिए मैंने इसको रख लिया, हो सकता है ना भी आए, वो आ जाए तो कर देना। दिस प्ले विच इज शेक्सपियर थ्रू आउट इज टू मी द मोस्ट पेनफुल, से रादर द ओनली पेनफुल पार्ट ऑफ हिज जीनियन वर्क, विच वन is considered by Coleridge as the most painful work of Shakespeare। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि एक इनमें से कॉलरिज कहते हैं, कॉलरिज की रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, जो 1800 से कुछ बाद तक ये विभिन्न लेक्चर्स देते हैं। 1818 और 19 के हैं ये, इसमें विभिन्न लेक्चर देते हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। इसमें बहुत सारे प्ले, जिसमें किंग लियर को, एंटोनी क्लियोपेट्रा को, मेजर फॉर मेजर को, लव लेबर्स लॉस्ट को, इनको शामिल करते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये बहुत ही पेनफुल रहा है मेरे प्रति, मैंने बहुत पेन महसूस किया है, और शायद जो है ये कहिए कि विलियम शेक्सपियर के सबसे पेनफुल वर्क्स में से एक रहा है। तो ये है आपका मेजर फॉर मेजर। इस जो आपके लेक्चर्स हैं मैंने पढ़े हैं और उन्हीं लेक्चर्स से इसको मैंने उठा कर लिया है। तो ये 100% सही क्वेश्चन है, ऑथेंटिक है। मैंने ओरिजिनल लेक्चर्स पढ़े हैं और उन लेक्चर्स पे ये प्रश्न दिया गया है। ये क्वेश्चन बताना है, वर्च्यू ऑफ फिग, इट इज नॉट आवर सेल्फ दैट वी आर दस आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर बिल्स आर गार्डन्स, सो दैट इफ वी विल प्लांट नेटल्स और सो लेट्यूस। किस प्ले से ली गई है? हैमलेट, एंटोनी क्लियोपेट्रा, ओथेलो या मैकबेथ? पहले कॉन्टेक्स्ट बता देना है आपको। जब डेस्डेमोना की शादी हो जाती है ओथेलो से, क्योंकि ब्रेबेंसियो शिकायत करता है ड्यूक से, तो ड्यूक फिर उस बात को तय करता है कि दोनों की शादी कर दी जाए। तब जो रॉड्रिगो होता है वो सुसाइड करने की कहता है, बोले भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे मिलेगी नहीं डेस्डेमोना। तब यागो कहता है, कौन सा है? यागो कहता है, एक्ट फर्स्ट शुरू की बात है और सीन सेकंड है, कहता है वर्च्यू, गुणों की बात कर रहे हो। बोले गुण जो है एक फिग के समान है, एक निरर्थक वस्तु है। इट इज़ इन आवर सेल्फ दैट वी आर 10 और 10। ये हमारे ऊपर है कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, जैसे हम अपने आप को बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाएंगे। आवर बॉडीज आर गार्डन्स, ये जो मेटाफर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो गार्डन के समान है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो गार्डनर हैं, माली हैं। अब चाहे इस बाग में हम नेटल्स लगा दें, यानी कि कटीले
झाड़ियाँ लगा दी। नेटल्स का मतलब बिच्छू घास होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो जानते होंगे कि एक नेटल बिच्छू घास होती है। तो चाहे हम इसमें बिच्छू घास लगा दें या नेटल्स लगा दें, और चाहे हम इसमें लेटूस बो दें। लेटूस माने जो हमारी पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ये सब लेटूस की क्षेत्र उसमें आती हैं। तो ये बात ओथेलो की है, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। Who said Hamlet's wildness is but half false? कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड, एस्ट्री कॉलरिज, टी.एस. इलियट, टॉमस कार्लाइल। फिर मैंने कहा क्योंकि मैंने जो जो अच्छा लगा आपके एस्ट्री कॉलरिज के लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, तो वो मैंने उठाकर ले लिया। तो ये बात लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में जो चैप्टर है लेक्चर्स ऑन हैमलेट, तो उसमें ये कहते हैं कि हैमलेट की जो वाइल्डनेस है वो एक प्रकार की है तो लेकिन झूठी है। तो कौन कहता है? एस्ट्री कॉलरिज। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हु सेड दिस अबाउट यागो? यागो के बारे में कौन कहता है? मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी। केवल इतना ही देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको, सिर्फ इतना पार्ट। लेकिन लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में जो दिया गया है लेक्चर्स ऑन यागो, ओथेलो, तो उसमें पूरी यहाँ तक का मैंने उठाकर ले लिया है। तो क्या है? मोटिव हंटिंग, यानी मोटिव की तलाश में जो है मोटिवलेस मैग्नेटिविटी बन गई है, उसकी जो जलन है वो मोटिवलेस है। हाउ ऑफिल इन इट सेल्फ फेंडिस, बोले अपने दुष्टता में, अपनी दुष्टता को या फेंडिस को दुष्टता कहोगे या कह सकते हो राक्षसीपन। वाइल येट ही वॉज अलाउड टू बियर द डिवाइन इमेज, फिर भी उसको डिवाइन इमेज दी गई। यानी कि यागो जो पूरे उसमें डिवाइन इमेज जैसा रहता है, अपने आप को पाक साफ रहता है, जिसको कहते हैं हम सफ़ेद पोष। टू फिंडिस फॉर हिज ओन स्टडी व्यू। तो ये जो लाइन कही है ये आपके एस्ट्री कॉलरिज ने कही हैं। और किसमें? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में। उसमें एक चैप्टर है लेक्चर्स ऑन ओथेलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहां पर उठाकर आपको दे दिया। हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन प्ले हैमलेट? बताइए कौन है? तो देखिए सबसे लास्ट में दो मरते हैं, लेरेट्स और हैमलेट। और लेरेट्स पहले मर जाता है इनसे और फिर हैमलेट बाद में मरता है। सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है। आई एम ए फॉर्चून्स फूल, तो ये बात लाइन ली गई है, ये रोमियो से ली गई है। तो रोमियो कहता है मैं भाग्य का जो है मूर्ख, भाग्य ने मुझको मूर्ख बना दिया है। तो यहाँ फॉर्चून का मतलब है पहले से ही उसको उसकी फ्यूचर बता दिया गया था, इसलिए उसके डाउनफॉल दिखाते हैं। जैसे हम कहें कंस क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसको भविष्य पहले बता दिया जाता है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा, वरना सिचुएशन कुछ और होती। तो इंसान को, जो भी व्यक्ति अपने भविष्य को जानने में लगे पड़े हैं, प्लीज़ स्टॉप इट, क्योंकि फॉर्चून पहले पता लग जाएगा आपको, तो आपकी जो नेचुरल एक्टिविटी हैं वे चेंज हो जाएंगी। हु सेड दिस? आई हैव ए स्मैक ऑन ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मिस से सो। ऊपर कहा था ना इसने कि हैमलेट की जो वाइल्डनेस है वो केवल फॉल्स है। तो ये बात भी एस्ट्री कॉलरिज कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। शायद अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा इनके ऊपर, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे लेक्चर ऑन शेक्सपियर से, जो मुझको लगे तो मैंने आपको वो प्रेषित कर दिए। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज परफॉर्म्ड 9 PM ऑन June 23 एवरी ईयर? हर साल 23 जून को 9 बजे होता है। कौन सा प्ले? All's well that ends well, The Tempest, Midsummer Night's Dream, Twelfth Night। तो ये आपका मिडसमर नाइट ड्रीम है। तो ये जल्दी कर लेते हैं, बहुत समय हो गया। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसकी एसोसिएटेड है? कॉलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन या टॉमस कार्लाइल? तो ये आपकी एस्ट्री कॉलेज की है और बायोग्राफी लिटरेरिया में दी गई है। इट इज सिलीनेस टू लिव व्हेन लिव इज टॉर्मेंट। बोले जिंदा रहना मूर्खता है यदि जिंदगी जो है एक कष्टकारक हो जाए।
एंड देन वी हैव अ प्रिस्क्रिप्शन टू डाई व्हेन डेथ इज आवर फिजिशियन। जब डेथ हमारे फिजिशियन के रूप में कार्य करे और मौत प्रिस्क्रिप्शन हो तो क्यों ना मर जाएं। तो ये बात रॉड्रिगो कहता है और यागो से कहता है। तो इसी बारे में कहता है कि जो वर्च्यू है वो फिग के समान है और हमारा बॉडी जो है वो गार्डन के समान है। तो ये ओथेलो की लाइन है और कौन कहता है, रॉड्रिगो कहता है। और एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की बात है, तो आपका सी हो गया। विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। देखिए ये आपको जानबूझ के मैंने दिया गया है, आपको बताना है कौन सी पोइट्री की डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं है। और आपको बताएं ये सब डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में दी गई हैं और एक जो है आपकी किसी और की है। चलिए पांचों दिखाई दे रही हैं। पोइट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑन इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। बोले पोइट्री जो है इमोशन का लूज नहीं है बल्कि इमोशन से बचना है। बोले पर्सनैलिटी को व्यक्त नहीं करना है बल्कि पर्सनैलिटी से बचना है, खुद की पर्सनैलिटी को व्यक्त नहीं करना है। तो ये जो चीज़ की बात कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ये। और एक सब्जेक्टिविटी होता है, एक ऑब्जेक्टिविटी होता है। सब्जेक्टिविटी में खुद को दर्शाया जाता है और ऑब्जेक्टिविटी में किसी थर्ड पर्सन को। तो यही कारण है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं हैं वो सब्जेक्टिविटी को दर्शाती हैं, अहम को, ईगोइज्म को दर्शाती हैं। तो पोइट्री इज द ब्रीथ ऑफ फाइन स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और ये बात जो है ये टी एस इलियट की है, ध्यान रखना टी एस इलियट की डेफिनेशन है और बाकी सब विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। तो ये तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। तो इसमें कैसे कैसे पोइम का डेवलपमेंट होता है उसको बताया गया है इस डेफिनेशन में। और पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप। पोइट्री ऐसा नहीं है कि जैसे एंजल्स रोते हैं उस तरह आंसू आ जाए, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, बल्कि नेचुरल है। तो आपका पसंद आया होगा ये। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। तो ये भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है। तो इसमें ये बताया गया है इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स टू प्रूव दिस वर्ड्सवर्थ गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोनेट बाय जॉन मिल्टन के सोनेट का एग्जाम्पल देते हैं, टॉमस ग्रे का या जॉन क्लेरे या विलियम ब्लेक का। तो आपको बताएं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आया हुआ है, मुझे ध्यान होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रीफेस जो है 23 पेज का है, मैंने पूरा पढ़ा है। तो इस प्रीफेस में ये दिया गया है। और सोनेट का नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट, 1742 में उसमें 1742 भी लिखा है। तो ये लिखा है टॉमस ग्रे के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी है। विच पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ हैव दीज लाइन्स बीन टेकन बुक्स, इट इज ए डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, ये चिड़िया का नाम है। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, किस पोइम से लिया गया है? ऑप्शन है लीच गैदरर, द टेबल स्टर्न, टू द बटरफ्लाई या रेनबो। तो ये पोइम है आपकी टेबल स्टर्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे टेबल स्टर्न। उसी में बुक और आपके नेचर की लैब की बात हुई है। तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, पता लग गया होगा। तो ये आपकी बात किसने कही है? टिंटन एबे ने, इमोर्टली टोड ने, डेफोडिल्स या वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो यहाँ पर कहने का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि हम खाने कमाने के उसमें लगे पड़े हैं और हमारी प्रकृति में जो सुंदरता फैली है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो यही कहता है कि काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता, इसी में बात कही गई है। तो आपका डी ऑप्शन है।
इन विच पोइम द लाइन्स ऑकर डिलाइट एंड लिबर्टी सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें चाइल्डहुड की जो डिलाइट और लिबर्टी है वो सिंपल क्रीड है, यानी कि आसानी से विश्वास करने वाली बात है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये नेचुरल है कि इमोर्टैलिटी ओड होना चाहिए, ऐसी बातें उसी पोइम में आती हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका डी है, इमोर्टैलिटी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन टेकन। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स। बोले वो गीत बहुत मधुर होता है जिसको ज्ञान, लोर का मतलब यहाँ पर ज्ञान है या गीत कह सकते हैं, जो नेचर लेके आती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, जो हमारी पागल कर देने वाली बुद्धि है, मिस शेप द ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ थिंग्स बी मर्डर टू डिसेक्ट। बोले हमारी जो बुद्धि है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है उसको बदसूरत कर देती है, और हम ऐसी चीज को सुंदर ना बनाते हैं बल्कि मार देते हैं। तो ये लाइन जो है किससे ली गई है, माइकल रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस टिंटन एबे या टेबल स्टैंड। तो ये भी टेबल स्टैंड की है, क्योंकि यहाँ पर अंतर बता रहे हैं कि जो तुम किताबें पढ़ रहे हो, बुद्धि प्राप्त कर रहे हो, उनको छोड़िए और प्रकृति की गोद में आइए। ही स्पेक ऑफ लव, उसने प्यार की बातें की। सच लव एज स्पिरिट्स फील, ऐसा प्यार जो आत्माएं महसूस करती हैं। इन वर्ड्स हुज कोर्स इज इक्वल एंड प्योर। अगर हम इस संसार में कहें तो जिसका जो कोर्स है, किसका, आपके स्पिरिचुअल लव का, तो वो शुद्ध है और इक्वेबल है। नो फियर्स टू बीट अवे नो टू स्टाइफिल, ना तो उसको हारने का डर है ना उसको संघर्ष का डर है। द पास्ट अनसाइड फॉर एंड फ्यूचर श्योर, ना तो वो पीछे समय पर साइड करता है, पीछे समय पर पछताता है, और ना ही उसका फ्यूचर अनसिक्योर रहता है बल्कि फ्यूचर सिक्योर रहता है। तो ये बात कौन कहता है, तो ये बात ऑप्शन आपको पता लग ही गया होगा। लॉडोमिया जब अपने पति को पाना चाहती है तो उसका प्रेत जो है प्रोटेसिलियास का वो आता है, तो वो ये बातें कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और याद रखेंगे आप लोग। रिक्लूज एक रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वॉज प्लान्ड एज 3 पार्ट। इसको 3 पार्ट में बनाने की योजना थी, बट ट्रेजिकली रिमेन्स अनकम्प्लीटेड। द रिक्लूज 3 पार्ट स्ट्रक्चर इज कंपेयर्ड। तो 3 पार्ट का स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी ऑफ एन एम्फीथिएटर, बॉडी ऑफ ए गॉथिक चर्च, या बॉडी ऑफ ए गॉथिक एबे या गॉथिक फोर्ट। तो देखिए ये जो आपका गॉथिक चर्च जो है इस प्रकार का होता था। तो ये पोर्टिको होता था और 3 पार्ट में बटा होता, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट में जो है पहला जो पोर्टिको पार्ट है जिसको बोलते हैं इंट्रोगेशन पार्ट है, और चलिए इसका ऑप्शन अभी पढ़ लेते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है नीचे। तो ये गॉथिक चर्च से तुलना करते हैं, डिजाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए प्रील्यूड जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसा कि अभी बता रहा था मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रील्यूड जो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है होम एट ग्रासमेयर और द टफ ऑफ प्राइमोर्सिस, ये फर्स्ट पार्ट में आते हैं। और सेकंड पार्ट में एक्सकर्सन आता है जो कि आपकी 9 मोनोलॉग की पोइम है, और थर्ड पार्ट जो है इसका कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये इसके पार्ट याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द मैग्नम ओपस। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस आप जानते हैं प्रील्यूड ही माना जाता है, इस पर वक्त ज़्यादा ना लें। व्हेन वाज प्रील्यूड कंपोज्ड। तो प्रील्यूड जो है आपकी 1805 में कंप्लीट होती है और पब्लिश होती है इनकी डेथ के बाद 1850 में। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, और 1850 में मैरी हचिंसन पब्लिश कराती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेवर गेव प्रील्यूड द टाइटल बट कॉल्ड द पोइम टू कॉलेज इन हिज लेटर। तो प्रील्यूड को अपना नाम नहीं देते बल्कि पोइम टू कॉलेज कहते हैं, क्योंकि प्रील्यूड का दूसरा नाम पोइम टू कॉलेज भी है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो किस में कहते हैं, तो ये अपनी बहन डोरोथी को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में प्रील्यूड को
जो है पोएम टू कॉलेज कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया। बुक है एक्सकर्सन, ठीक। तो इसमें 9 लॉन्ग फिलोसफिकल क्या हैं, लिरिक्स हैं, मोनोलॉग हैं, सोनेट्स हैं या ओड हैं। अभी मैंने ऊपर बोल चुका था ये आपके मोनोलॉग हैं और जिनको एकल गीत है, एकल गीत कह सकते हैं। इन द एक्सकर्सन द 9 मोनोलॉग्स वर स्पोकन बाय पास्टोरल कैरेक्टर्स, क्यूपिड, टर्टल डव या ब्यूटीफुल मैड्स। तो पास्टोरल कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए पास्टोरल पोइम कह सकते हैं इसको हम। तो ये आपका ए है इसका ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट अमॉन्ग लूसी पोइम्स। देखिए स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनटोडन बेस और आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग द मैन, ये सब लूसी पोइम्स हैं, लेकिन लूसी ग्रे जो है ये आपकी लूसी पोइम की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। द एक्सकर्सन इज द सेकेंड एंड द ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ द वर्ड्सवर्थ। ये तो भाई पढ़ चुके हैं, रिक्लूज का पार्ट है तो इसमें वक्त खराब ना करें, बी ऑप्शन हो गया। इन द पोइम एल एलेग्रो द स्पीकर इन्वोक्स द गॉडेस ऑफ मिर्थ। तो गॉडेस ऑफ मिर्थ का नाम बताना है। यूफोरोसाइन, वीनस, लेटोना या अरोरा। तो ये है आपकी यूफोरोसाइन। ध्यान रखेंगे ऐसा प्रश्न आ सकता है क्योंकि अब तो कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार के वो प्रश्न दे आपको, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका, ए, ध्यान रखेंगे इसको। द फर्स्ट लाइन ऑफ एल एलेग्रो आर एज द प्रिलूड वेयर द स्पीकर बेनिश मेलंकली एंड डिसीज एसोसिएटेड विद। तो हेवन एंड लाइटनिंग है, हेल एंड डार्कनेस है, अर्थ है, स्प्रेडिंग है, जॉय एंड ग्लैडनेस है। तो ये आपकी एल एलेग्रो की जो पहली लाइन है वो बताती हैं आपके हेल और डार्कनेस के बारे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच वर्क इज जनरली रिगार्डेड मिल्टन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पोएटिक जीनियस। तो ये चारों वर्क हैं इनके शुरुआत के हैं। एल एलेग्रो, कॉमस, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी और लिसिडास। लेकिन ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इसकी जो पोइटिक क्वालिटी है तो वो मैनिफेस्टेशन मानी जाती है जॉन मिल्टन के जीनियस होने की, प्रमाण माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम मिल्टन इन्वोक्स मेलंकली। तो देखिए मेलंकली इसमें तो जॉयस पर्सन होता है और इल पेंसरसो में मेलंकली होता है, ठीक है। द पायलट ऑफ गैलीलियन लेक अपीयर्स इन विच ऑफ मिल्टन्स वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पायलट का मतलब है, देखिए गैलीलियन लेक का जो पायलट होता है वो एक संत होते हैं, सेंट होते हैं, उनका नाम नीचे पूछेंगे अभी आपसे। और उन सेंट जो होते हैं वो एक फिशरमैन होते हैं और ये यही कारण है कि उनको फिशरमैन होते हैं तो लेक का पायलट कहा गया है गैलीलियन लेक का, ठीक। और ये बात आती है आपकी लिसिडास में। तो ये बात लिसिडास में आती है। और किसको कहा गया, देखिए ये आपके एंग्लिकन सेंट हैं और आप जानते हैं कि प्यूरिटन एज थी और उसमें इन्होंने एंग्लिकन सेंट के बारे में बात की थी, उन्हीं को पायलट ऑफ गैलीलियन लेक कहा है। और इन्होंने नेगलेक्ट किया है आपके कैथोलिक सेंट का। और कौन थे वो कैथोलिक सेंट? अपॉन एंटरिंग द पोइम एट लाइन 109 द वॉइस ऑफ द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक जनरली बिलीव टू बी रिप्रेजेंट सेंट पीटर, सेंट जोसेफ, सेंट वैलेंटाइन या सेंट एगस्टाइन। तो ये आपके सेंट पीटर रहे हैं, इनका नाम आया है। When did Milton begin to compose Paradise Lost? तो ये नेचुरल है कि ऑप्शन एक होगा। 58 में कंपोजिंग शुरू करते हैं, 65 में कंप्लीट हो जाती है, 67 में पब्लिश होती है और 74 में 12 बुक में कंप्लीट होती है, 12 बुक में पब्लिश होती है। पैराडाइज लॉस्ट दो फाइन इन इटसेल्फ इज ए करप्शन ऑफ आवर लैंग्वेज। कौन कहता है ये बात? तो जॉनसन, कीट्स, ड्राइडर या इलियट। तो ये बात कीट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जो है काफ़ी फॉरेन
और वर्ड्स का प्रयोग है और लैंग्वेज जो है काफ़ी कठिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनस्लेयर? कौन कहता है किसको मैनस्लेयर कहा जाता है? तो आपका मैनस्लेयर जो है मोलेच है। कौन है? मोलेच। मैमन जो है आपका गॉड ऑफ वेल्थ है, यानी धन का देवता है, जैसे अपने यहाँ कुबेर कह सकते हो। और वेलियल है वो ये आपका इंसोलेंस यानी कि अनैतिकता, लस्ट और वायलेंस का देवता है, शराब का देवता है। और थेमस जो है लड़कियों को फुसलाने वाला देवता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है? बी। मॉडर्न कॉमेडी किसकी रचना है? जॉन गाल्सवर्दी, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर या शेरिडन? तो नेचुरली जॉन गाल्सवर्दी की रचना है। ये आया हुआ प्रश्न है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन? तो ये आइडिया और ड्रामा पाए जाते हैं इनके इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। ये इनका ऐसे वर्क है, वर्क ऑन ऐसे वर्क है। कॉक्सन एक करेक्टर है, जस्टिस में है, मैकबेथ में, एरोपेजिटा या एज यू लाइक इट में। तो ये आपका जस्टिस में है। और कौन है ये आपका हेड क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कह सकते हो, जो बड़ा मदद करता है फाइल्डर की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए नॉवेलिटी रिटन इन जॉन गाल्सवर्दी? ये 21 में आया है और ये 16 में भी आया है। TGT 2016 और 21 दोनों में आया है। फ्रीलैंड, जोसेलियन या फॉरसाइट्स आ गया नन ऑफ द। तो ये आपका ऑप्शन नन ऑफ एबव यहाँ ठीक किया गया था और 21 में जोसेलियन ठीक किया गया था। लेकिन आप मान के चलें ये आपका नन ऑफ द एबव है, क्योंकि जोसेलियन जो है आपका फुल लेंथ नॉवेल है, छोटा नहीं है, नॉवेल बहुत बड़ा है। और 28 इसमें 28 इसमें चैप्टर हैं, बहुत बड़ा नॉवेल है। तो इसलिए नॉवेलिटी ये नहीं है। द फॉरसाइट सागा में द फॉरसाइट बिलोंग टू अ कंट्री साइड फैमिली या टिपिकल सिटी फैमिली या फैमिली ऑफ द इमेजिनरी आइलैंडर्स या नॉन ऑफ दी? तो ये टिपिकल सिटी फैमिली के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? तो जॉन गाल्सवर्दी में डेवन टू मी इनकी रचना है, रशिया अमेरिका इनकी रचना है, पास्ट इनकी रचना है, और एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर ये रचना जो है वर्ड्सवर्थ की है, ये वाली वर्ड्सवर्थ की है। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। और व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? 33 में डेथ हो जाती है, 32 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद कर रहे पसंद आए होंगे। अब यहीं पर हम थोड़ा स्टॉप कर देंगे और आपका जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो मिलेगा आपको वो हिस्ट्री मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।